मैं डॉक्टर अभिषेक अपनी जीवन की कहानी, जीवन की यात्रा आज बताने जा रहा हूँ जिंदगी बाइट्स के अंदर। मेरा बचपन, मेरा जन्म एक साधारण किसान परिवार में जंदाहा वैशाली अंतर्गत हुआ और एक विकलांग बच्चे के तौर पे मैं जन्म लिया था। घर का, अपने माता पिता का पहला बेटा था। वहाँ से मेरी ज़िंदगी स्टार्ट हुई, बड़ा हुआ तो धीरे धीरे बचपन से जब बड़ा हुआ तो स्कूल की शिक्षा हुई। पढ़ने की इच्छा होती नहीं थी कभी, बस गार्जियन ने फिर हॉस्टल में डाल दिया हाजीपुर के अंदर। फिर वहाँ भी नहीं रह पाया और वहाँ से फिर आगे की पढ़ाई फिर से एक हॉस्टल में हुई कटिहार के अंदर। वहाँ से फिर पटना, घर में बहुत बदमाशी करने की वजह से गार्जियन ने लिटरली कुछ ऐसी फैमिली से, मैं किसान फैमिली होते हुए इलाके का रिनाउंड फैमिली, एक नामी गिरामी फैमिली, जिसको बर्बाद करने के लिए हमारे बगल के गांव एक पीरापुर के कुछ लड़कों ने मुझे असलहा, हथियार देना स्टार्ट कर दिया था कि जिस कारण मैं क्रिमिनल के रूप में या बदमाश के रूप में एस्टैब्लिश हो जाऊं। और जिस वजह से पापा को मेरी जानकारी हुई कि बेटा अब तो हाथ से जा रहा है। उस समय ऐसी लत लग गई थी कि हर बुरी लत मुझे लगी हुई थी और उस बुरी लत में मैं जुएरी भी, बहुत बड़ा जुएरी भी हो गया था। और ये सब होते हुए फादर ने देखा कि अब ये हाथ से जा रहा है, यहाँ कुछ करेगा गलत, इससे अच्छा है कि इसको यहाँ से बाहर कर दिया जाए। तो चाचा हमारे उस समय जस्ट उनकी प्रोफेसर की नौकरी लगी थी, लेक्चरर की नौकरी लगी थी और उनके साथ उन्होंने पटना भेज दिया। पटना जब आया तो जो लत था वो तो काउंटिंग करता था कि कैसे करें। तो उसी लत के तहत जो जुआ खेलने का आदत था, उसके कारण दूसरे दिन पटना में जुआ का अड्डा मैंने खोजा तो और जुआ खेला और पता नहीं कुछ 2-3 महीने इस तरीके से कुछ उलट पुलट, गुटखा खाना, ये करना वो करना, मतलब बुरी आदतें, सिगरेट पीना, सब कुछ आदतें लग चुकी थी जो कि काफ़ी ख़राब था। उसके बाद एक पता नहीं मुझे ऐसा सिचुएशन आया कि मैंने ये सारी चीज़ें एक वारगी में छोड़ दिया, चाय तक को छोड़ दिया और जितनी भी बुरी लतें थी मैंने लगभग त्याग दी। जो बुरी लतें मैंने छोड़ी, मतलब मैं क्या बोलूं कि जैसे कुछ अलग तरह का ज्ञान होता है, शायद मुझे उस तरह का कुछ ज्ञान हुआ, क्या हुआ मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैंने टोटल चीज़ छोड़ी, एक वर्गी छोड़ी और सब चीज़ स्टॉप कर दिया। मतलब वो पता नहीं, और मैं जिद्दी भी हूँ। मैं जिस चीज़ को सोच लेता हूँ, जिस चीज़ को करने की ठान लेता हूँ, वो करके रहता हूँ, चाहे उसका परिणाम जो हो। परिणाम बाद में देखता हूँ, पहले उसको करता हूँ। अगर मेरे मन में कोई बात आ गई तो मैं उसे रोकता नहीं हूँ, उसको करता हूँ। ये मेरी पुरानी आदत में से एक थी। अब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था, BCE, और जिसमें कंप्यूटर साइंस, BSc कंप्यूटर साइंस का मैंने पढ़ाई की NIT पटना से। और NIT पटना में भी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो बड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं बताऊंगा। उसमें कई सारी चीज़ें हुई। और लास्ट ईयर जब था तो मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वॉल्व हो गया, जो एमबे नाम की एक नेटवर्क कंपनी थी, और उसमें इन्वॉल्व बहुत हद तक हो गया
कि मेरे सेकेंड ईयर में मतलब काफ़ी सारे क्रॉस लग गए। जब मैं फिर फाइनल ईयर में जो क्रॉस थे उसे मैंने क्लियर किया, फिर फर्स्ट डिवीज़न से मैंने NIT से BSc कंप्यूटर साइंस करके पास किया। उसके बाद मैं फिर एक गलत नेटवर्किंग कंपनी जो कि किसी ने, मेरे मित्र ने उसमें इन्वॉल्व कर दिया, जिसमें मैं अच्छा खासा नुकसान गया और मैंने कुछ सीख ली जीवन की। वो सीख मेरे लिए आज भी याद रहता है कि किसी भी तरह का मतलब जो समझ में ना आए कंपनी, उसमें इन्वॉल्व नहीं होने का है, और नहीं होने का है चाहे वो कितना भी मुझे प्रॉफिट दे क्यों ना दे दें। तो मैं अब कभी भी पूरे जीवन में, जब से 2003 की घटना है, 3 में इस तरह की मेरे से घटना मेरे साथ हुई थी, जो कि काफ़ी लोगों का पैसा लेके वो नेटवर्क कंपनी वेवलाइन करके, एक मधेपुरा के यादव जी थे, उसके हेड थे, उसने सारे लोगों का पैसा मार के, शिखर करके उनका नाम था, जो पूरा पैसा मार करके उन्होंने दिल्ली में बैठे थे। और जब हम उससे मिलने गए पैसे के लिए, लोगों से बात करने गए, तो उन्होंने पैसे तो मार के बैठे थे, कश्मीरी सेब खिलाया, और वो भी एकदम फ्रिज का ठंडा। बड़ा आनंद आया कि एक सेब खिला के लगा कि वो जितना पैसा था वो सारा रख लिया, और हमें लगा कि वो पैसा सेब खिला के दे देगा, लेकिन वो पैसा किसी को नहीं मिल पाया, और वो कंपनी पूरी तरीके से उसने करप्ट करके, बर्बाद करके छोड़ दिया, और लोगों का पैसा उसमें से काफ़ी नुकसान हुआ। जिसके बाद मैंने फिर से नेटवर्क कंपनी कभी अपने पूरे लाइफ में नहीं ज्वाइन की, किसी भी तरीके की कोई नेटवर्किंग नहीं की, और आज भी बहुत सारे ऑफर आते रहते हैं, लेकिन मैं कभी किसी नेटवर्क कंपनी में जाने की कोशिश नहीं करता। उसके बाद उसी दौरान में बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस करके एक इंश्योरेंस कंपनी, जो कि जिस बिल्डिंग में वो नेटवर्क कंपनी थी उसी के सामने वो दिखता था। जब भी जाता था तो दोस्तों के संग हंसता था कि एक स्कूटर बनाने वाली कंपनी इंश्योरेंस भी बेचेगी, LIC तो बेच ही रही है, और ये भी इंश्योरेंस कैसे बेच सकती है, कैसे बेचती है। तो उसी की जिज्ञासा में इंश्योरेंस कंपनी में चला गया। उसके बाद मैंने, संजोग था कि पहला मेरा जो कैरियर फिर से स्टार्ट होता है वो एजेंट के तौर पे मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया। एजेंट के तौर पे कैरियर स्टार्ट होने के बाद मैंने मेहनत किया, जो हो सकता था किया, लेकिन वो कभी बताता नहीं था कि इसमें आगे प्रमोट होने का भी चांसेस है, और उसने कभी बताने की कोशिश नहीं की, और बस चलता रहा, सफ़र चलता रहा। फिर लास्ट में उसका पैर, हमारे सीनियर का पैर टूट जाता है, मिस्टर चंदन का। उसके बाद चंदन ने मुझे समझाया कि अभिषेक जी ऐसा है कि अब उसको भी बैठ के काम करना था, मार्केट में घूम करके काम नहीं करना था। उसने सोचा कि चलो अभिषेक को बोलेंगे ये पोटेंशियल लोग है, ये काम निकाल देगा और मेरा टीम भी संभाल देगा। लीडरशिप की क्वालिटी थी, तो उसने मुझे टीम संभालने के लिए भी जिम्मेदारी दी, और मैंने उसका टीम भी चलाया, और उसके टीम को सबसे ज़्यादा बिजनेस भी कराया, और वहाँ के ब्रांच में एक अच्छा पोजीशन चंदन कुमार की आई, और मैंने उसमें टॉप किया। मैंने बिजनेस बहुत अच्छा उसमें उस टीम में किया, और 3 महीने की जो टारगेट थी, जो इंश्योरेंस कंपनी जो मैनेजर बनने की टारगेट थी, वो मतलब 10 लाख के करीब करीब का टारगेट था। मैंने 13-13.5 लाख रुपए पूरे कंप्लीट किए, और मैंने मैनेजर बनने की जो भी प्रक्रिया होती है वो पूरी कर ली। पूरी करने के बाद चंदन कुमार तो ऊपर प्रमोट होके मैनेजर जो थे हमारे, वो ब्रांच हेड बने, और ब्रांच हेड बन के वो निकल लिए, और निकल के हमारे जो एक सीनियर हुआ करते थे मिस्टर संजय झा, जो रीजनल मैनेजर हुआ करते थे उस दौरान, और उनकी एक खासियत थी जो मुझे आज भी कहीं ना कहीं उनका सम्मान करने के लिए मजबूर करती है। संजय झा सर में सबसे बड़ी थी कि वो हमेशा ट्रेनिंग मोड में रहते थे। मार्केटिंग का जो बंदा, मुझे लगा कि उनसे बेहतर नहीं हो सकता, जो कि लोगों को बैसाखी पे चलने के नहीं, मैनेजर के साथ घूमने का नहीं, अकेले घूम के और काम करने का ट्रेनिंग देता था। तो उन्होंने मैनेजर की मतलब जो मैनेजमेंट होता है, मैंने उनसे बेहतर मैनेजमेंट
करता हुआ अपना सीनियर, एक और सीनियर को देखा जो कि अनूप भुवानिया थे। उन्होंने एक अलग स्टाइल उनका था, वो भी आगे बताऊंगा। तो इन्होंने सारा चीज़ कहा। उसके बाद जो मेरा बॉस था चंदन, वो सीनियर जो था, उसने मेरे बारे में जो फीडबैक दिया लोगों को, क्योंकि मुझे पटना 1 मतलब गांधी मैदान के आसपास जो ब्रांच है उसमें रहना था, तो उसने कह दिया कि अभिषेक तो बरसाती मेढक है, ये कभी कभी काम कर सकता है, काम ये नहीं कर सकता है। तो वो कह के मेरा ट्रांसफ़र उसने, मतलब मेरी जो ज्वाइनिंग थी वो पटना सिटी के ब्रांच में करने की कोशिश करवा दी, और पटना सिटी ब्रांच में मेरा अपॉइंटमेंट लेटर निकल के आया था। तो लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया। मैंने बोला कि नहीं, अब वो सिटी तो ज्वाइन नहीं करूँगा किसी भी हालत में, अगर करूँगा तो पटना 1 में करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा बजाज में काम। तो उसके बाद एक और लोग मिले, मिस्टर विजय यादव, जिन्होंने मेरा साथ दिया। मैंने उनको बोला कुछ इस तरीके का अपर क्लास लोअर क्लास का वहाँ पे राजनीति हो रही थी जो इंश्योरेंस के अंदर आ चुकी थी उस समय। तो स्टार्टिंग तो अच्छा था, लेकिन कास्टिज्म की राजनीति वहाँ से स्टार्ट हुई। कास्टिज्म की राजनीति के कारण बड़ा मुश्किल हो रहा था कि जो लोग अपर कास्ट के होते थे, एक खास कास्ट के होते थे, उनको तो जगह मिल जाता था, बाकी लोग दूसरे ब्रांच में चले जाते थे। जो छोटे ब्रांच और चाहे उनको निकाल दिया जाता था बाद में जाके, उनके साथ न्याय नहीं होता था, अन्याय होता था। तो वहाँ से फिर मेरी विजय यादव से बात हुई। तो मैंने बोला कि देखिए, ये सब बैकवर्ड इधरे उधरे रहेगा, जो एगो को तो कम से कम साथ रखिए। तो उसको मैंने बोला, तो उन्होंने फिर संजय झा जी को कन्विंस किया कि अभिषेक मेरे रिस्क पे इसको पटना 1 में रहने दीजिए। मैंने वहाँ काम करना स्टार्ट कर दिया। जो विजय जी थे उनमें बहुत लीडरशिप की क्वालिटी नहीं थी, कभी भी नहीं रही, और वो भी बाइस्ड होके हमेशा रहे। अभी भी एक लीडरशिप होता है कि पीछे पीठ पे हाथ रख के काम कराने की कैपेसिटी, वो उनमें कभी नहीं रही। उसके अलावा उनके जो सीनियर थे अनूप भुवानिया, वो सीनियर होते हुए दोस्त की तरह भूमिका में हमेशा रहे, और मेरे इंश्योरेंस के कैरियर में उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, और जो मैनेजमेंट की क्वालिटी होती है। हालांकि मैं तो खुद भी एक अलग तरीके से मार्केटिंग और एक अलग तरीके का सोच रखने वाला व्यक्ति था, जो कि इंश्योरेंस में बहुत ही अलग सोच होता है। और मैंने नौकरी की नहीं, जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने उसको नौकरी के तौर पे नहीं लिया। पहला काम जो किया, मेरी सैलरी बहुत कम, बहुत छोटे सैलरी से मैंने स्टार्ट की थी। वो मात्र 10,000 रुपये की सैलरी मुझे उस समय 2006 के अंदर में मुझे स्टार्ट हुआ था। मेरा सैलरी 10,000 रुपये महीने का, जो कि मार्केटिंग के लिए बहुत ही कम होता है, पुअर होता है। लेकिन 10,000 मिलने के बाद मैंने पहला जो काम किया, जो मेरे पास इंश्योरेंस एजेंसी के तौर पे जो पैसे आए थे और बाकी चीज़ आए थे, तो उससे मैंने एक कार खरीदी तुरंत। जो कार बजाज एलियांज के जितने अफसर थे और जूनियर और सीनियर, उन सबसे बड़ी कार और सबसे सुंदर कार मैंने मारुति स्टीम गाड़ी खरीदी थी, जो कि 10,000 रुपये की सैलरी के अंदर में मैंने पहली गाड़ी स्टीम खरीदी। उसके बाद मैंने क्या किया कि एक ऑफिस अपने लिए लिया, और पटना के अंदर सबसे रिहायशी कॉलोनी में, जो आसपास की सबसे रिहायशी कॉलोनी थी, उसमें एक फ्लैट भी साथ साथ लिया, जो और उसके बाद एक ड्राइवर भी रखा। सब मिला के जो मेरा मंथली एक्सपेंस जाने लगा, वो लगभग, मैं आपको बताऊं कि लगभग 30,000 से प्लस मेरा एक्सपेंसेस था। सैलरी 10,000 रुपया मात्र, उससे ज़्यादा सैलरी नहीं थी। लेकिन मैंने जब काम स्टार्ट किया तो काम यूनिक तरीके से किया। एक मेरी एजेंट भी थी, उन्होंने बहुत अच्छा काम योगदान किया था, जो कि हालांकि उसमें मेरी मेहनत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उनका लीड था, मेरी मेहनत थी। और उसने हमारे फर्स्ट ईयर में 2006 और 2007 के फाइनेंशियल ईयर में बहुत ही अच्छा काम करने का काम किया था, और लेकिन उसके पीछे मैं लगा हुआ था। वहाँ से उनकी जो सोच हो गई कि उनको लगने लगा, जो मेरी एजेंट थी उन्हीं को लगने लगा कि मैं अभिषेक को चला रही हूँ, ठीक है। तो जब उनको लगने लगा कि मैं चला रही हूँ, तो मैंने फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल में बहुत बड़ा डिसीजन लिया। मैंने कहा कि अब मैं किसी एजेंट के पीछे
जाऊंगा नहीं, कहीं मार्केटिंग करूंगा नहीं, जाना आना बंद किया। मार्केटिंग में मैंने बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया जो कि बजाज एलियांज में किसी ने नहीं सोचा भी नहीं था और न किया है, किसी ने आज तक भी नहीं किया। आज भी लोग एक एजेंट के तौर पे मूवमेंट करते रहते हैं, जो कि बहुत अलग तरह की मार्केटिंग, मैं उसको मार्केटिंग नहीं कहता, एक लोगों को बैसाखी की तरह यूज करने की बात समझ में आती है। तो सेकेंड ईयर जब आया तो मैं तो पहला मार्केटिंग का स्ट्रेटजी मैंने जो चेंज किया कि मैं किसी के पीछे नहीं लगा, मैंने सबको ट्रेंड करने की सोची। जो मेरे संजय झा के जिस मोड में रहते थे, जो मैंने उनसे सीखा था, उस चीज़ को मैंने अप्लाई किया अपने सेकेंड फाइनेंशियल ईयर, जो एजेंसी मैनेजर जब तक था। तो वो जो अप्लाई किया उसमें मैंने प्रयास यही किया कि मैं किसी के साथ मार्केटिंग करने नहीं जाऊंगा, किसी की बैसाखी नहीं बनूंगा, सबको लाइक बना दूंगा। और मैंने वही किया, मैंने सबको लाइक बनाया। उस फाइनेंशियल ईयर में मैं इंडिया में 3 फील्ड में नंबर 1 रहा, जो कि एक रिक्रूटमेंट का फील्ड था, दूसरा जो फील्ड था वो सबसे ज़्यादा क्लब मेंबर देना, वो फील्ड में भी मैं नंबर 1 था। थर्ड जो था मेरा जो नंबर ऑफ पॉलिसी सेल, उसमें भी मैं नंबर 1 रहा। तीनों में मैं नंबर 1 रहा। और उसके बाद जो हमारे सीनियर थे मनीष कुमार, उन्होंने जनवरी में एक कंपटीशन भी डाला कि जो बढ़िया कार्य करेगा जनवरी के अंदर उसको मैं कुछ अच्छे अलॉटमेंट दूंगा। जो मेरा टारगेट था कि मैं 2 करोड़ और फॉरेन क्लब में, फॉरेन जाने के क्लब में मैं शामिल होऊंगा, उसके लिए मैंने तैयारी करनी स्टार्ट की थी। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको कुछ जो अच्छा करेंगे उनको मैं ये दूंगा, मैं कुछ अलॉटमेंट्स दूंगा। इस तरीके का उन्होंने एक स्कीम निकाली थी, जो कि लोगों के सामने, काफ़ी सारे जो मैनेजर्स थे उनके सामने उन्होंने कहा था कि इस तरीके से मैं करूंगा। मैंने भी तैयारी की, मैंने बोला कि ठीक है, मैं आपका जो ये है स्कीम है, आपका जो प्लान है, मैं उसको देखता हूँ, मैं नंबर 1 रहूँगा। और हुआ भी वही। उसके बीच में भी बहुत सारी मीटिंग्स होती थी। तो उस समय नीतीश कुमार जी का ये दारूबंदी वाला नहीं था, उस समय दारू खुले हुए थे। तो मैं दारू पीता नहीं था, मैं किसी भी तरह का नशा उस समय नहीं करता था। तो हुआ क्या कि उन्होंने एक लगा कि दारू पिलाते थे लोगों को, हर समय हर महीने मीटिंग होती थी। तो दारू पिला पिला के लोगों से कहते थे कि तुम बताओ कि कितना करोगे। सबको पूछते थे, सबको पूछने के बाद बीच में मुझे भी पूछ लेते थे। हम बोले कि जितने दारूबाज हैं इन सब से पूछ लीजिए पहले कि ये कितना कर पाएगा महीने का। तो वो लोग बोलता था कि हम ये करेंगे वो करेंगे। हम बोले ठीक है, अब दारूबाज सब बोल लिया, सबसे ज़्यादा कितना है बता दीजिए। तो बताया कि इतना बोला है। हम बोले ठीक है, इससे 2 लाख प्लस कर लीजिए, ठीक है, और मेरा टारगेट लिख दीजिए। तो दारू पिया हुआ नशा वाला जितना था उससे मैं हमेशा एक्स्ट्रा टारगेट लेता था और बोलता था कि मैं करूंगा, और करता था, हर महीने किया। और मार्केटिंग में जो बेस्ट चीज़ होता था वो मैंने किया और दिया मार्केटिंग में। और उसके बाद मैं जाके ब्रांच में हमेशा नंबर 1 रहा। अपने ब्रांच में मेरे आगे पीछे कोई नहीं था, और पीछे भी था तो बहुत दूर था। मतलब मेरी गैप हमेशा सबसे बहुत ज़्यादा रहती थी, और मैंने वही गैप को मेंटेन करते रहा, सब दिन मेंटेन किया। और जब लास्ट मैं वो जो जनवरी वाली घटना मैं बताना चाह रहा था कि जो जनवरी की घटना थी उसमें मिस्टर मनीष ने जो टारगेट दिया उससे मैंने पूरा नहीं किया, मैं सबसे ज़्यादा बिजनेस किया। लेकिन उसने क्या किया, अपने कास्ट जो भूमिहार कास्ट के लोग होते थे उनको उसने स्पेशल मदद की और मुझे छोड़ दिया। मैंने बोला इस बात को मैं ईगो पे ले लिया। जब फरवरी लास्ट और मार्च फर्स्ट होता है तो मैंने ईगो पे ले लिया, बोला कि नहीं अब तो मैं काम नहीं करूँगा चाहे जो हो जाए। मैंने अपने टीम को बुलाई, टीम को मीटिंग की, मैंने कहा कि टीम में मेरा कोई भी बंदा है, ये पूरा मार्च अब बिजनेस नहीं होगा। मार्च किसी भी फिनेंशियल ईयर इंश्योरेंस कंपनी के लिए जो बहुत बड़ा आप समझे ऐसे कि एक दिवाली जैसे पर्व की तरह मनाया जाता है, उस तरीके का पर्व होता है किसी भी फिनेंशियल ईयर का जो लास्ट मंथ होता है,
वो फिनेंशियल ईयर का पर्व की तरह मनाया जाता है। जिस पर्व में मैंने उससे वो मुझे बुला के एक चैलेंज देता है कि अभिषेक मैं तुम्हें आउट ऑफ द वे जाके देख लूँगा, तुम काम नहीं कर रहे हो, तुम ये नहीं कर रहे हो, तुम वो नहीं कर रहे हो। बोले कि बिल्कुल नहीं करेंगे, आप जिसको आपने मुझे अलॉटमेंट नहीं दिया और मैं आपके साथ अब काम नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा, और मैंने ठान ली कि मैं काम नहीं करूँगा। तो मेरे पूरे टीम ने एकदम ठान लिया कि अगर बॉस बोल दिया कि नहीं करना है तो नहीं करना है। किसी का एक भी बिजनेस नहीं कटा पूरे मार्च के दौरान। ये फिनेंशियल ईयर का बहुत बड़ा बात था, जो हमेशा का टॉपर उसका बिजनेस नहीं कटा, और जितना मैंने मंथ में कर दिया था वो भी बहुत ज़्यादा था। वो भी उसमें भी मैं नंबर 1 2 के पोजीशन में शायद मैं रहा मार्च में भी, जो मैंने 10 तक 8 तक 10 तक जो मैंने बिजनेस कर लिया था। उसके बाद मैंने बिजनेस को पूरी तरीके से ड्रॉप आउट कर दिया कि नहीं करना है। तो उसने मुझे चैम्बर में बुलाया, चैम्बर में बुला के बोलता है आउट ऑफ द वे जाके देख लेंगे। एक मामूली सा सिपाही का बेटा जो बाद में प्रमोटी होकर सिपाही दरोगा बन गया था, तो उसका बेटा था। मैंने बोला उसको कि तेरा बाप दरोगा होगा, और हमारे यहाँ दरोगा हमको सलाम करते हैं क्योंकि हम लोग खुद सिनेमा मालिक हैं, और हम लोग के यहाँ जो बड़े से बड़े प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो भी अपनी बीवी को फिल्म दिखाने के चक्कर में हम लोग का जो सम्मान है वो अलग ही तरह का सम्मान रहता था, क्योंकि सिनेमा 85 से हमारा था, सिनेमा हॉल का बिजनेस फादर का। तो 85 से सिनेमा हॉल का बिजनेस था। तो हम बोले कि तुम अगर हमको गोली निकालोगे, बंदूक निकालोगे, तब तक हम ठुकवा देंगे तुमको, तुम समझ लो तुम किससे पंगा ले रहा है। और वो पंगा उसने फिर मेरे से बात करना बंद किया। उसके बाद मैंने काम करना भी उस समय बंद कर दिया फिनेंशियली, मतलब पूरा का पूरा बिजनेस मैंने ड्रॉप आउट कर दिया, बंद करके छोड़ दिया। उसके बाद कहानी वहाँ से आगे बढ़ी। फिर हमारे सीनियर ने मेरा प्रमोशन हुआ सीनियर ब्रांच हेड में। मैं फिर बिजनेस तो था ही, जो 2 करोड़ का टारगेट था वो कहीं से कहीं मिस कर गया। जो फॉरेन जाने का था कि इंश्योरेंस के थ्रू फॉरेन जाएंगे, वो भी मिस किया कहीं ना कहीं। उसके बाद फिर सीनियर ब्रांच हेड के तौर पे मेरा बदमाशी से इस तरीके से जातिवाद और बाकी चीज़ ईगो लेके मेरा ट्रांसफ़र पटना 3 कंकड़बाग में कर दिया गया, जो कि कहीं से जायज़ नहीं था। मेरी टीम के साथ अगर हम पटना 1 में रहते तो हम आज के डेट में अगर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में रहते तो मेरी सैलरी कम से कम 10 लाख रुपए महीने की होती आज के डेट में, जो कि मैंने उस समय 2010 में रिजाइन किया, वो भी आगे बताता हूँ। तो वहाँ से फिर आगे बढ़ा तो मैं कंकड़बाग में मेरी ज्वाइनिंग हुई। उसमें भी एक शक्तिनाथ श्रीवास्तव बाद में जाके वो मेरे एम्प्लॉय भी रहे, और वो मेरे उस समय बॉस हुआ करते थे। तो उनके साथ मैंने ज्वाइन किया यहाँ पे कंकड़बाग में। उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट किया कि अभिषेक जी आप आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, आपके साथ कोई जाति नहीं होने देंगे, हम आपके साथ देंगे। मैंने बोला ठीक है चलो आ जाते हैं। फिर मैं कंकड़बाग एज ए ब्रांच हेड, सीनियर ब्रांच हेड ज्वाइन किया 2008 में। और 8 में ज्वाइन करने के बाद मेरी टीम थी और मेरे साथ 2 मैनेजर और थे, 3 मैनेजर और एक हेड का ब्रांच था जो कि शक्तिनाथ श्रीवास्तव थे। वो भी 2 महीना रहे। 2 महीने के बाद दूसरी कंपनी बिरला सनलाइट में उन्होंने ज्वाइन किया, योगदान देना स्टार्ट किया, और वहाँ से फिर मेरा सफ़र दूसरे मैनेजर्स के साथ हुआ, जो कि फिर से वही कांड जातिवाद और बाकी चीज़ स्टार्ट हो गई, जो कि नहीं होना चाहिए था किसी बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में। जातिवाद और बाकी चीज़ें ये बहुत ही घातक है, कहीं ना कहीं कंपनी के लिए बहुत बड़ा घातक है जो हुआ, जो मैंने फील किया। और वहीं से शायद मैं भी थोड़ा जातिवादी हो गया और जाति के प्रति सोचने लगा, जो कि मेरे जहन में कहीं से जातिवादी नहीं था। और मुझे बचपन से जो सीख दी गई थी वो किसी भी तरह का जाति भेदभाव वाला सीख नहीं दिया गया था बचपन से। तो अलग तरह का लाइफ था, अलग तरह की फैमिली थी जो अलग सोचती थी, अलग एडवांटेज था। हमारे घर में काफ़ी इंजीनियर डॉक्टर का आज के डेट में तो मतलब जो ऐसी फैमिली है कि बिहार में एक स्थान रखने वाली फैमिली है, जिस घर में आईएएस डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर्स, और अब तो आईएएस का लाइन लगने जा रहा है आगे, काफ़ी डॉक्टर्स का लाइन लगने जा रहा है, जिस फैमिली से मैं बिलोंग करता। तो वहाँ से फिर ब्रांच हेड के तौर पे मैंने योगदान दिया, और ब्रांच हेड में भी नंबर 1 रहा। 3 ब्रांच थे, कभी भी मैं नंबर 2 और नंबर 3 पे नहीं गया, नंबर 1 ही रहा तो रहा अंत तक, शुरू से और अंत तक। लास्ट में मैंने ये लोग की दुनिया देखते देखते मैंने सोचा मैं अब बिजनेस करना चाहता हूँ, अब मैं इन लोग के साथ काम नहीं करूँगा।
मैंने दिसंबर में ही एक कोचिंग संस्थान 2010 में मैंने फिर प्लान किया कि एक मैं कोचिंग संस्थान खोलता हूँ। उस समय मेरा बॉस जो आ गया था वो मनोज तिवारी था, वो भी मनीष का दोस्त था। मनीष का दोस्त होने के कारण वो फिर से वही जातिवादी और बाकी चीज़ मनीष के कहने पे मेरे साथ जाति करना स्टार्ट किया। कुछ ना कुछ बहाने से मेरे को हमेशा अंडर एस्टिमेट करता था, और जो कि कहीं से जायज़ नहीं था। मैं नंबर 1 रहता था, मेरे पास उस लोग को बोलने की कोई राइट नहीं होती थी, फिर भी वो बोलता था। और उसको मैं सुन के मुझे लगा कि नहीं, अब मैं नौकरी नहीं करूँगा, अब मुझे छोड़ना चाहिए ये सब चीज़। और मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं बिज़नेस करूँगा। तो बिज़नेस करने के लिए 2010 में मैंने आखिरी में 2009 के आखिरी में मैंने एक कोचिंग संस्थान खोलने का प्लान किया, जो कि 10 में मैंने फरवरी में मैंने कोचिंग संस्थान बजाज मार्कसील करके मैंने कोचिंग स्थान आसियाना टावर पटना में खोलने के लिए प्रयास किया, और मैंने खोला। उस समय मेरी मामी रेणु कुशवाहा कृषि मंत्री हो गई थी, तो मैंने उसमें इनवाइट किया उनको उद्घाटन करने के लिए। उन्होंने समय भी दिया। उसको मैंने NK सिंह को दे दिया कार्ड, और जो मेरा रीजनल हेड था जेडन था NK सिंह, और रीजनल हेड था मनीष, जिसको कि मैंने वो कार्ड दे दिया। सॉरी, मनु जी जो मेरा रीजनल हेड था उसको मैंने कार्ड दिया, और NK सिंह को कार्ड दिया, और बाकी तो मैंने सबको दिया ही था। ये लोग ईगो पे ले लिया कि ये कंपनी में रहते कोई काम कैसे कर सकता है, कोई बिजनेस कैसे कर सकता है, जबकि वो बिजनेस टोटली मैंने अपनी वाइफ को डेडिकेट करके खोला था, और उसके लिए ही खोला था कि वो स्टार्ट करेगी, धीरे धीरे इस्टेब्लिश होगा तो मैं नौकरी छोड़ के फिर उसमें इन्वॉल्व हो जाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया कि फरवरी के महीने में मेरा डिपुटेशन स्पेशली, जबकि मैं नंबर 1 था, सब कुछ मेरा बढ़िया चल रहा था, मेरी टीम बहुत अच्छा काम करती थी, फिर भी जातिवाद करते करते उन्होंने टारगेट लेते हुए मुझे राजगीर ट्रांसफ़र कर दिया कि आप जाइए डिपुटेशन पे। मैंने डिसाइड किया कि अब तो नौकरी करनी नहीं है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने नहीं जाने की सोची, और फिर मैंने अप्रैल का इंतज़ार किया कि जब ट्रांसफ़र पोस्टिंग बाकी चीज़ें होने लगी तो मैंने उसका इंतज़ार किया। लेकिन कंपनी ने और ये सारे लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि नहीं करेंगे। उसके पीछे एक छोटी सी घटना और घटी थी, जो कि मनीष और हमारे बीच में थी, जो हुई थी। उसको कंप्लेन मैंने CEO को कर दिया था। कामेश गोयल हमारे CEO हुआ करते थे, उससे मैंने कंप्लेन किया, क्योंकि CEO हमको बहुत अच्छी तरह जानते थे, और CEO ने एक्शन लेते हुए मनीष को पटना से मुजफ्फरपुर रीजन भेज दिया उसको। और CEO ने डिसाइड करके कि ये नंबर 1 है, इसका कंप्लेन जायज़ है, और इसका मेरा जानते हुए उसको मुजफ्फरपुर भेज दिया, जो कि मतलब एक अलग तरह की घटना थी। जो एक रीजनल हेड को एक छोटा सा ब्रांच हेड उसको कहीं बाहर ट्रांसफ़र करा देता है अपने कंप्लेन से। CEO ने सुना मेरा बात, और CEO ने उसको यहाँ से भगाया। मनीष जब गया वहाँ मुजफ्फरपुर, लेकिन वो मुझे टारगेट तो लिया हुआ था, तो वही सब घटना घटते घटते आगे जो बढ़ी। उसके बाद इंश्योरेंस से मैंने बिजनेस को चुना। फिर अप्रैल में इन लोगों की देखा मैंने कि नहीं, अब ये लोग नहीं सुधरेगा, अभी भी मेरे साथ अन्याय ही करेगा। तो मैंने उस दिन एक मुझे बोला रिजाइन कर दे। हम बोले ऐसा कर तू मुझे टर्मिनेट कर दे, मुझे ऐसे भी नौकरी करनी नहीं है। तो रिजाइन मैंने नहीं किया। उनको बोला कि तुम टर्मिनेट करना है तो टर्मिनेट कर दो, मैं रिजाइन तो नहीं करूँगा, किसी भी हालत में नहीं करूँगा। मैंने फिर वहाँ से निकला, और निकल के फिर मैं अपना बिजनेस पे ध्यान देने लगा। उस बीच में एक बड़ी गलती मेरे लाइफ की थी जो मैंने की, और मैं आज भी उसको मानता हूँ कि उस गलती के कारण मैं बहुत अपने लाइफ में बहुत पीछे रह गया, जो मुझे नहीं रहना चाहिए था। और मेरे जैसे लोग को बहुत आगे जाना चाहिए था, बहुत पैसे वाला होना चाहिए था, और बाकी चीज़ होनी थी, वो कहीं ना कहीं मेरा मिस किया, जो कि एक लाइफ की जो बड़ी घटना थी, बड़ी मैंने गलती की। कुछ लोग थे, नालंदा से लोग आए हुए, नालंदा से लोग आए जब मैं कोचिंग चला रहा था उसी बीच में, कि सर वो जानता था कि ये बहुत एनर्जेटिक हैं और जो चीज़ ठान लेते हैं उसको करते हैं। वो आया कि ऐसा है सर कि एक चीट फंड कंपनी खोलना है जिसका पैसा लेके भाग जाना है। तो मैंने कहा कि चलो चीट फंड खोलना है तो हम तो चीट फंड में तो नहीं रहेंगे,
अगर जेन्युइन खोलना है तो बताओ। ठीक है सर, जेन्युइन खोलेंगे। बाद में 2 दिन बाद फिर आता है, बोलता है कि सर जेन्युइन ही करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम बोले ठीक है, तो जेन्युइन करोगे तो हम हैं। वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि उन लोगों का साथ दिया और मैंने वो काम किया। सबसे बड़ी चीज़, वो काम मेरे जीवन का सबसे बड़ा भूल है और मैं बहुत पीछे गया उसके कारण। और मैं जब मैंने कंपनी खोली और कंपनी राइज करने लगी, राइज इतना करने लगी कि 6 ब्रांच मैंने 1.5 साल के अंदर अंदर डाल दिया पूरे बिहार में। और ब्रांचेस डालते डालते कंपनी जब सक्सेस होने लगी, जब सक्सेस का मिठाई आना था, सक्सेस होना था ब्रांड को, बैंक को, जो बैंकिंग मैंने खोली उसको जब सक्सेस होना था, तो वो सक्सेस के समय ही एक बड़ा घोटाला चिट फंड जो कि कलकत्ता के अंदर से आया, जिसका नाम शारदा घोटाला था, वो शारदा के कारण अच्छी से अच्छी कंपनियां भी डूब गई। मेरी कंपनी जो थी पूरी तरीके से डूब गई और मैं उस सुनामी में बर्बाद सा हो गया, पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। और पार्टनर्स जो होते हैं कि प्रॉफिट में साथी होते हैं और घाटे में भी साथी होते हैं, लेकिन पार्टनर्स का ऐसा स्कीम था कि प्रॉफिट में तो साथ देंगे, घाटे में साथ नहीं देंगे। 2 पार्टनर थे, दोनों ने नालंदा के लोग, आज भी डर लगता है नालंदा के लोग से और खासकर एक विशेष जाति से। तो उस दोनों ने कहा कि बेटी हो तो तोड़, अब बेटा हो तो मोर। मतलब लाइबिलिटी, शादी की लाइबिलिटी और बाकी लाइबिलिटी तुम्हारी है और प्रॉफिट हमारी है। मतलब बेटी और बेटा का जो अंतर होता है, उस अंतर को उसने मुझे अच्छी भली भांति समझा दिया कि मैं आपके साथ प्रॉफिट में था क्योंकि नाम मेरा बड़ा था और इसलिए लोग भी मुझे ही खोजते थे। वो हिडन जो पार्टनर्स थे उनको खोजने की किसी ने कोशिश नहीं की और मुझे ही खोजने लगे। मैंने फिर उसके बाद मैंने रुका नहीं ना, मैंने सुसाइडल पोजीशन था उस समय, मुझे लगा कि मैं सुसाइड कर लूं और अपने लाइफ को ख़त्म कर दूं। पत्नी ने बड़ा सहयोग किया, पत्नी ने बहुत समझाया, जब तो जो हो गया सो हो गया, अब आगे जो करना है उसको करिए, क्यों इस तरीके से मत सोचिए। और बड़ा साथ मिला उस समय, माता पिता का साथ मिला कि जो होगा देखा जाएगा, तुम करो आगे बढ़ो। फिर मैंने तुरंत उसके बाद 2013 के अंदर मैंने आधार का एक प्रोजेक्ट आया था, उसको मैंने बहुत बढ़िया तरीके से किया। और बढ़िया तरीके से ये किया कि लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए का मैंने रेवेन्यू लगभग 6 महीने में कमाई। और वो पैसे मैंने जितने हमारे इन्वेस्टर्स थे, बाकी डिपॉजिटर थे, उनको मैंने देने का काम किया, जो कि बहुत बड़ा उस समय के लिए मेरे कंपनी को, मेरे नाम को बदनाम होने से रोक दिया जो मैंने किया। और वो चीज़ मैंने करके बहुत सारे लोगों को पैसा दिया, जो बहुत बड़ा काम हुआ था उस समय। उसके बाद आधार का प्रोजेक्ट समाप्त हुआ। समाप्ति के बाद मुझे कोई काम, मेरे पास कोई काम नहीं था लिटरली, और मैं काम जो भी खोज रहा था वो मैं बड़ा काम खोजता था, क्योंकि मैं छोटे काम से मेरा पेट भरना नहीं था। मेरी जो समस्याएं थी वो छोटे काम से हो नहीं सकती थी। तो आधार का पैसा समय समय पे आ जाता था। उस बीच में मैंने पॉलिटिक्स करनी स्टार्ट की। उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ मैंने लगभग 4 साल पॉलिटिक्स किया। 2014 से लेके 18 तक मैंने उनका साथ दिया और पॉलिटिक्स किया उनके साथ। पॉलिटिक्स में भी मैंने जो नाम कमाई वो बहुत बड़ी थी, और मैंने उनके आपसी जो झगड़े थे उसमें मेरी प्रमुख भूमिका थी। अरुण बाबू और उपेंद्र कुशवाहा जी में जो झगड़ा हुआ पार्टी के अंदर, विवाद बढ़ा, उसमें मैं अहम भूमिका में था। उसका इनाम भी मिला मुझे। जो पार्टी के अंदर पूरे पार्टी में 2 पोस्ट क्रिएट किया गया, उसमें 1 पोस्ट मुझे दिया गया। ये था मेरा पॉलिटिक्स का सफ़र। और इस सफ़र में मैंने बहुत काम किया और मैंने जो काम किया उसका मुझे रिवार्ड मिला। रिवार्ड मिलने के बाद सबसे बड़ा चीज़ जो था, जो उपेंद्र जी के साथ मैंने तो बहुत समय दिया और मुझे उनसे एक्सपेक्टेशन था कि वो पॉलिटिक्स में मेरे साथ कुछ अच्छा न्याय करेंगे, लेकिन उन्होंने
कभी न्याय नहीं किया, पता नहीं किस बात का उन्हें उनसे खुन्नस था, मेरे से खुन्नस था। तो जो मुझे मिलना चाहिए था उनसे वो कभी नहीं मिला। कई बार बड़ी मौका मिली, पार्टी ने पूरा डिसाइड किया, उस चीज़ को भी उन्होंने खारिज किया कि ये कहीं ना कहीं लीडर हो जाएगा, और उसका इनाम तो मुझे क्षण भर के लिए, बहुत मामूली समय के लिए उन्होंने दिया, लेकिन उसके बाद पॉलिटिकली लाभ देना उन्होंने छोड़ दिया। इस वजह से मेरी पॉलिटिकली दोस्ती काफ़ी लोगों से हुई, बहुत बड़े बड़े जो भी राजनीति में थे, पॉलिटिकल थे, पॉलिटिक्स के कारण जो मेरा कर्म था, काम था, मैंने जहाँ भी रहा अपनी बखूबी, अपनी बेस्ट, अपना हमेशा बेस्ट देने की कोशिश की, और इतना काम किया उनके लिए। मैंने पूरा का पूरा पार्टी ऑफिस डिज़ाइन किया, पार्टी ऑफिस बनाया, सब अपने पैसे से बनाया। फिर भी उपेंद्र जी को ये नहीं लगा कि अभिषेक को कभी मदद करना चाहिए, पॉलिटिकली मदद करना चाहिए। उन्होंने भी मेरा साथ दूसरे रूप में दिया, क्योंकि मैं एक्टिव था, कहीं ना कहीं मेरे पास सारी चीज़ें थी, मैं गाड़ी से लेके सारी प्रबंध थी जो कोई एक पॉलिटिकल लोग को चाहिए, बेसिक चीज़ें होती है। वो सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने जो सहयोग मुझे देना चाहिए था उनको, वो सहयोग उन्होंने कभी नहीं दिया, जिस कारण से मेरा पॉलिटिक्स से मोह भी भंग हुआ। और मैंने देखा कि जब भी कोई नया बंदा आता था, कुछ पैसे वाला बंदा आता था, फ्रॉड होता था, फ्रॉड बंदा आता था, उसको बगल में वो जगह देते थे, और जो काम करने वाला लोग होता था उसको साइड कर देते थे। तो उपेंद्र जी भी एक, जो उनकी राजनीति मुझे समझ आई, जहाँ तक मैं समझा कि कहीं ना कहीं वो राजनीति केवल और केवल अपने लिए करते हैं, समाज और दूसरे के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो समाज के लिए किया है, जितना किया नहीं है उससे ज़्यादा लोगों को बर्बाद किया है। जो काउंटिंग अगर हम देखते हैं कि समाज के नाम पे वो लूट मचा के रख दिए, समाज के नाम पे पूरा का पूरा राजनीति को खराब कर दिया है उन्होंने। फिर मैंने 2018 में लगभग उनका साथ छोड़ ही दिया था। फिर लास्ट में 2022 में कुछ ऐसी घटना घटी कि जिसके कारण मैंने उनका पूरे तरीके से साथ छोड़ा, और मैंने बहुत अच्छा उनको मैसेज लिखा कि आपकी पार्टी आपको मुबारक, आपके लोग आपको मुबारक, आपके जैसे घटिया घटिया लोग को, जो एक गार्ड जो उनको गाइड करे, एक छोटा सा गार्ड जो कि संतोष नाम का एक गार्ड है, वो उपेंद्र कुशवाहा को गाइड करता है, और उपेंद्र कुशवाहा उसके हिसाब से चलते हैं। क्या पॉलिटिक्स में इतना बड़ा नाम होने के बाद एक छोटा गार्ड बताएगा? जिसका कान पतला हो, जिसका सोच पतला हो, वो क्या बड़ी राजनीति कर पाएगा? आज इसी वजह से कहीं ना कहीं वो बड़े फेल्योर के तौर पे हैं। इतना समाज का समर्थन होने के बाद, इतना समाज के लोगों का पैसा लगने के बाद, कहीं ना कहीं समाज भी ठगा जा रहा है और वो सबको ठगते जा रहे हैं। ये था राजनीति का छोटा सा सफ़र। इसके बाद राजनीति हुई, उसके बाद मैंने एक स्कूल का बिजनेस स्टार्ट किया। उसी दौरान एक बंदे ने, एक बच्चे ने, छोटा भाई है मेरा विकास, उसने एक लोगों से मिलाया जो कि बहुत बड़ा फ्रॉड था। हालांकि मैंने बाद में समझा कि, और उस फ्रॉड के कारण मुझे बहुत नुकसान हुआ आगे स्कूल के बिजनेस में। तो सफ़र ऐसा ही है कि हर कदम पे फ्रॉड बैठे हैं और आपको बहुत बच के चलना है, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं चिट होते जाएंगे। वो सफ़र था स्कूल का, जो कि एक ब्रांड को हम लोग इस्टेब्लिश कर रहे थे। जूनियर डीपीएस नाम का एक ब्रांड बिहार में बड़ा तेज़ी से इस्टेब्लिश हो रहा था। उस जूनियर डीपीएस के ब्रांड के इस्टेब्लिश में मैं कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व हुआ। उस इन्वॉल्व में मैंने उड़ीसा जाके ब्रांड को इस्टेब्लिश करने की सोची, और जब मैं गया उड़ीसा, मैंने वहाँ पे लगभग 3-4 महीने उड़ीसा में जाके अपना समय दिया। वहाँ पे अपना डीएलएफ मॉल था पटिया के अंदर, तो वहाँ पे जाके मैंने अपना ब्रांच खोला, ब्रांच को इस्टेब्लिश किया। स्कूल भी 2 बेच दिए थे, 2 फ्रेंचाइजी भी मैंने लगाई, और सब करने के बाद जब ब्रांड इस्टेब्लिश हो गया तो उसके जो मालिक थे जूनियर डीपीएस के, उन्होंने मास्टर फ्रेंचाइजी देने से इनकार कर दिया उड़ीसा के अंदर। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं बोला कि चलो ठीक, तुम अपना ब्रांड पकड़ो, मैं ब्रांड जाके इस्टेब्लिश करता हूँ। वो ब्रांड मैंने इस्टेब्लिश करने की ठानी, और जाके मैंने एक अपना ब्रांड दिल्ली के अंदर इस्टेब्लिश करने निकल पड़ा। जब निकला तो उस समय प्रेम की, जो मेरे साथ जो पार्टनर हो गया था फ्रॉड लड़का, उसका भी झंझट हो चुका था अपने ब्रांड ऑनर से। उसने मुझे बोला कि भैया मैं भी आपका साथ दूंगा और आप ब्रांड को इस्टेब्लिश करिए। उसने कुछ
लाख 1.5 लाख रुपया इनिशियल उसने मदद किया था। और मैंने फिर उसके बाद ट्रस्ट डाली, सारा चीज़ किया, और ट्रस्ट बड़ा ऑथेंटिक बनाया था हम लोगों ने कि कहीं से किसी को कोई घाटा ना हो, फ़ायदा ना फा, सबको मिलता रहे, हमेशा मिलता रहे। मैंने उसी को सोच के, और उसकी पत्नी को मैंने सेटलर बना दिया, एक अनपढ़ लड़की को मैंने सेटलर बना दिया, और सेटलर बना के मैंने काम स्टार्ट कर लिया। काम स्टार्ट किया, काम आगे बढ़ा, स्कूल एस्टेब्लिश होने लगा। तुरंत में प्रेम को किसी फ्रॉड में उसको जेल जाना पड़ा, और मैं अकेला पड़ गया, ना मेरे पास पैसे थे ना कुछ थे, अब फिनेंशियली भी कमज़ोर, और बाकी हमको स्कूल एस्टेब्लिश करने थे। अब मैंने सोचा चलो ठीक है, देखता हूँ क्या होता है। मैंने चल पड़ा, और दिल्ली के अंदर बहुत महंगा रेंटल पे ऑफिस भी लिया, जो कि डालमिया ग्रुप का एक ऑफिस था, वो 2 लाख रुपए महीने का ऑफिस 2008 के अंदर, और मतलब बड़ा खाली रेंटल ही था। उसके बाद स्टाफ खर्चे लेके एक बड़ा इन्वेस्टमेंट के तहत मैंने फिर वो बिज़नेस को स्टार्ट किया। उसमें साथ देना प्रेम ने छोड़ दिया, फिर अकेला मैं पड़ा। फिर भी मैंने धीरे धीरे ब्रांड को इस्टेब्लिश करना स्टार्ट किया। जब इस्टेब्लिश हो गया, वो लगभग साल भर बाद जेल से निकला, तो जेल से निकलने के बाद उसको लोभ हो गया कि चलो अब ब्रांड को चीटिंग करेंगे और फलना करके हम पैसा बनाएंगे ब्रांड से। जो कि मैं चीटिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे कोई चीटिंग करे, चीटर रहे, वो बिल्कुल मेरे लाइफ में, मुझे वैसे व्यक्तित्व से मैं दूर भागना चाहता हूँ। मैं बातों का बड़ा पक्का हूँ, और सबसे यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो भी मेरे साथ जुड़े रहें वो बात और वादों का पक्का रहें, और नहीं तो मेरे साथ ना चले। तो उसी दौरान फिर उसने, वो जब जेल से आया तो उसने सोचा कि चलो मेरे से चेक वगैरह साइन करा के वो ले लेगा, इधर उधर बांटेगा। उसने मुझे प्रेशर किया कि भैया आप हमको पूरा अकाउंट का अथॉरिटी दीजिए, सारा चीज़ दीजिए, तभी जाके हम काम करेंगे। हम बोले कि नहीं बाबू, मैंने बहुत समझाया उसको कि तुम गलत हो और तुम इस तरीके से करोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं दूंगा। मेरा ट्रस्ट भी उसी तरीके से बना हुआ था कि दोनों में से किसी को कोई निकाल नहीं सकता था। लेकिन उसने रजिस्ट्रार को प्रलोभन देके, पैसे देके, या जिस भी तरीके से उसको प्रलोभन देके मेरे को ट्रस्ट से निकाल दिया। और मेरे साथ स्कूल का घटना वो घटा कि मेरा बना बनाया इस्टेब्लिश स्कूल 2009 के अंदर मेरे हाथ से निकल गया। वो निकलने के बाद मैंने फिर से एक ब्रांड इस्टेब्लिश कर दी DPS ग्लोबल के अंदर, और उसमें भी मैंने 9 में स्टार्ट किया, और कोविड से पहले तक उस ब्रांड से, जो कि मैंने 1 साल में इस्टेब्लिश किया था इसको मैंने 7-8 महीने में उसको 1.5 साल में जितना ब्रांड हम इस्टेब्लिश कर पाए थे, उसको हमने 8 महीने में उतना ही, उससे ज़्यादा स्कूल मैंने इस ब्रांड के अंदर इस्टेब्लिश करा दिया, जो लगभग 20 से प्लस था। उसमें भी 20 स्कूल थे लगभग, और ये लगभग 21 या 22 स्कूल इसमें टोटल इनरोल हो चुके थे। तो टोटल मैंने लगभग 40 प्लस स्कूल पूरे इंडिया में, आप समझे कि बॉम्बे से लेके, अरुणाचल प्रदेश से लेके, मतलब दिल्ली, नोएडा, यूपी, बिहार, सब जगह मैंने स्कूल एस्टेब्लिश कर दी। ये टोटल जगह स्कूल एस्टेब्लिश करने के बाद मतलब कहीं ना कहीं मुझे बड़ा प्रेम ने घाटा दिया, और मैं उसे छोटा भाई समझता था कि चलो जैसा भी है, जिसके साथ चीटिंग करता है करे, लेकिन हमारे साथ तो ठीक है। तो मैंने वो सोचा, लेकिन वो मेरे साथ भी बहुत बड़ा चीटिंग किया, और उसमें मेरा सहयोग, उसका सहयोग देने में हमारा जो पुराना बॉस था, जो इंश्योरेंस के अंदर था, जो विजय यादव, वो बहुत बड़ा बेईमान निकला। उसने उसके साथ मदद की, उसको जो फ्रॉड मित्र था उसको मदद की, और ट्रस्ट में अपने आप को जोड़ने के लिए उसने क्या किया कि वो मेरा साथ देना बंद कर दिया, और मेरा साथ नहीं देके मेरे को ही ब्रांड से निकलवा दिया। फिर भी मैंने ब्रांड एस्टेब्लिश किया, सब कुछ कर लिया। कोविड के बाद मैं, जब कोविड आया तो बड़ी घटना थी, बड़ी त्रासदी थी देश के अंदर। उसके बाद मैं आया बिहार, तो बिहार में आया तो बिहार में भी मैंने एक ब्रांड क्रिएट कर दिया। आया वैसे ही एक ग्रुप AAA मैंने इस्टेब्लिश किया, AAA आरोग्या करके मैंने एक ब्रांड बनाया सैनिटाइज़र मास्क का, जिसके अंदर में मैंने बहुत ह्यूज मात्रा में सैनिटाइज़र और मास्क बेची। मास्क का सबसे बढ़िया बिहार का मशीन भी हम लोगों ने लगाया। तो वो सारा चीज़ करते करते आज के डेट में बहुत सारा बिजनेस को मैं देख रहा हूँ, कर रहा हूँ। जीवन में सबसे बड़ी चीज़ आज, और जो मैं देखता हूँ अपने पूरे जीवन काल को,
तो बहुत उतार चढ़ाव का दौर रहा है। अब थक सा गया हूँ, अब थोड़ा अलग मुद्रा में, अलग मोड में मैं जाना चाहता हूँ, जो कि 1 साल पहले एक बड़ा बदलाव भी हुआ मेरे जीवन में। कुछ घटनाएं ऐसी घटी है जिससे मैं अपने आप को पूरी तरीके से अलग और टूटा हुआ थोड़ा महसूस किया। बाकी मैंने एक बड़ी चीज़ की है कि 1 साल पहले मैंने जो मैं जिस गॉडेज और बाकी चीज़ों को मानता था, 1 साल पहले मैंने सबको अपने जीवन से हटा दिया। अब मैं केवल बुद्ध के मार्ग को मानता हूँ और मैं किसी तरीके से पाखंड के सोच को मैं पूरी तरीके से अपने जीवन से खारिज कर दिया हूँ। और मेरा जो अब आगे का जीवन है बुद्ध के रास्ते पे है, और मुझे लगता है कि मैं बुद्ध के रास्ते पे ही जाते जाते मरूंगा। और समाज के लिए मैं बहुत कुछ सोचा हूँ और समाज के लिए मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ, उसकी बड़ी प्लानिंग मैंने की है। और मैं बहुत जल्द वो प्लानिंग धरती पे दिखेगा और बहुत बड़ी क्रांति शिक्षा के क्षेत्र में मैं बड़ी क्रांति का सोच रखा हूँ, और वो क्रांति मैं बहुत जल्द करने वाला हूँ। और वो प्रयास मेरा रहेगा कि जिसमें लोगों को पढ़ाई शिक्षा पे एकाग्रित किया जाए और शिक्षा से पाखंड को हटाया जाए। ये बुद्ध ने कहा कि आज तुम्हारा है, अभी तुम्हारा है, यही तुम्हारा जीवन है, और इसी को अगर बढ़िया से हंसते हुए जी लोगे तो एक एक पल अगर अच्छा जियोगे तो पूरा जीवन खुशमय जाएगा, और कहीं ना कहीं कुछ भी गलत दिमाग में सोच नहीं आएगा। खुशी दिमाग, खुशी मन कभी गलत नहीं सोच सकता। करप्ट मन, गुस्सैला मन हमेशा गलत सोचता है। इसलिए बुद्ध के रास्ते पे चलना चाहिए लोगों को, समाज को। मैं समाज के लिए सोचता हूँ और समाज के लिए यही सोचता हूँ, यही कहता हूँ कि सबको हमेशा अभी खुश रहना चाहिए। अभी खुश रहने से ना आपकी बीवी से लड़ाई होगी, ना आपको समाज में किसी से लड़ाई होगी, ना कोई बड़ा आप पागलपन होगा कि किसी का मर्डर करके कुछ हम पैसा ले आए। कोई ये सब चीज़ आपके मन में आएगा ही नहीं। अब जब आप खुश रहना स्टार्ट कर लेंगे, खुश रहिए, समाज में बढ़िया योगदान दीजिए। बस यही लास्ट में बोलता हूँ और मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ।